सभी प्रिय मित्रों को माधुरी का प्यार भरा नमस्कार। प्रिय मित्रों, यह ज़िंदगी के अंतर्गत आपके मित्र माधुरी आपके लिए लेकर आई है एक कहानी जिसका शीर्षक है आत्मबल। पूस माह की वो संध्या बेला कितनी शीघ्रता से सूर्य नारायण की लालिमा को देखते ही देखते काली चादर में समेट ली गई और चारों ओर पसरा गई घना अंधेरा। 5 माह के राजन को दूध पिलाते पिलाते सुरभि 7 वर्षीय बड़ी बिटिया झुनकू को हिदायत देते हुए बोली, लाडो, लालटेन की हांडी सांप से ठीक करके लालटेन जला दो और चूल्हे पर आग सुलगा दो। राजन को बिस्तर पर सुलाकर मैं रसोई घर में आ रही हूँ, तुम गुल्लू को लेकर ऊपर जाओ और दोनों अपनी अपनी पढ़ाई करो। जब खाना बन जाएगा तो नीचे रसोई में बुला लूंगी। नन्हे दीपक को बिस्तर पर सुलाने के क्रम में पहाड़ की हाड़ कपा देने वाली ठंड को उल्हाना देते हुए बड़बड़ाती है। बरस भर से ऊपर बीत गया। झुनकू के पिता को बॉर्डर पर गए हुए न जाने कैसे होंगे, कब मिलना होगा। पिछले मिलन की सौगात आज 5 माह की हो चली है। कितने खुश होंगे अपने कुलदीपक को देखकर, बिल्कुल अपने पापा पर गया है। सुरभि के यौवन की गर्मी से अब बर्फ की सिल्ली जैसा बिस्तर गर्म हो चुका था। इत्मीनान से नन्हे दीपक को बिस्तर पर लिटा ही पाई थी कि किसी अजनबी आवाज ने दस्तक दी डाली। इस समय कौन हो सकता है? मन शंका से भर उठा। अमावस्या की रात का अंधेरा अपना पूर्ण विस्तार ले चुका था। रात की रानी की भीनी भीनी सुगंध पूरे वातावरण में आनंद घोल रही थी, लेकिन सुरभि का मन किसी अनहोनी घटना को न जाने क्यों भांप रहा था। भाभी जी, मैं हूँ हवलदार कुंवर सिंह का साथी। छुट्टी पर घर आ रहा था तो भैया ने आपसे मिलने के लिए कहा। सबकी कुशल क्षेम लेते हुए आने की हिदायत दी, सो मैं चला आया आप सबसे मिलने के लिए। पहाड़ी बालूशाही का डिब्बा थमाते हुए अजनबी ने अपना नाम हीरा सिंह बताया। पहाड़ों में घर बहुत दूर दूर होने के कारण रात के समय संपर्क साधना मुश्किल हो जाता है। अत्यधिक ठंड के कारण सांझ होते ही लोग घरों के अंदर दुबक जाते हैं। मन में कई तरह के सवालों के उठने के बावजूद सुरभि स्वयं को इत्मीनान दिलाने की कोशिश में जुट गई। अवश्य ही हीरा सिंह उसके प्रियतम से मिलकर आ रहा होगा, नहीं तो उसे कैसे मालूम कि हवलदार कुंवर सिंह की प्रियतमा को बालूशाही कितना भाता है। पहाड़ों की अतिथि देवो भव वाले संस्कार आवा भगत में सुरभि को कहाँ पीछे रखने वाले थे। आनन फानन में पैर धोने के लिए गुसलखाने में गर्म पानी रखकर जल्दी से गर्मा गर्म चाय और प्याज के पकौड़े परोस दिए मेहमान के आगे। हीरा सिंह के मुंह से पकोड़े और मसालेदार चाय की तारीफ सुनने में सुरभि को ऐसे जान पड़ता था जैसे साक्षात उसके प्रियतम कुंवर सिंह की ही शब्दावली की बौछार हो रही हो। लेकिन हीरा सिंह की उसके यौवन को घूरती नजरें मन ही मन सुरभि को आशंका से भर रही थी। चाय पकौड़ों का दौर समाप्त होते ही हीरा सिंह रसोई से लगे कमरे में छोटे राजन को अपनी छाती से सटाकर गहरी निद्रा में डूब गया और सुरभि प्रियतम के मित्र के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाने में मशगूल हो गई। छोटे राजन को भी पिता सदृश पुरुष से मिलने वाली गर्मी पूस की ठिठुरती ठंड में अमृत के समान लगते ही बेखबर सुला दी। भोजन तैयार होते ही सुरभि मेहमान को जगाने के ख्याल से खटिया के नजदीक गई कि अचानक उसका पैर किसी तेज धार वाले हथियार, जो कि किसी कपड़े में अच्छी तरह से लपेटकर थैले में रखा गया था, से कि उसके होने का आसानी से अंदाजा न लगाया जा सके, उसका पैर टकरा गया। उसे तो काटो तो खून नहीं, समझते देर नहीं लगी कि ये मित्र नहीं कोई बहरूपिया है जो न जाने किस इरादे से धावा बोल दिया है। सुरभि का ध्यान अनायास ही तरुणाई से परिपूर्ण अपने गले में शोभायमान गुलबंद और सुडौल बक्षस्थल तक लटकती मटरमाला और तीखे नाक पर शोभायमान टहरी गड़त की नथ पर चला गया। वैसे भी उसके रूप लावण्य पर पुरुष क्या स्त्रियां भी फिदा रहती थी। साथ ही उसके बेदाग चरित्र की भी चर्चा अक्सर होती रहती थी। आज उसे अपने पैरों तले की जमीन खिसकती हुई महसूस होने लगी। ना संभाल कर रखा हुआ है सब कुछ, क्या आज? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसने आनन फानन में ही फैसला ले लिया। शुक्र था कि झुनकू और गुल्लू ने ऊपर से कोई आवाज़ नहीं दी और दीपक ने भी अभी तक अंगड़ाई नहीं ली। शायद उसके प्रियतम के प्यार की सकारात्मक ऊर्जा बॉर्डर से सीधे घर तक पहुंचकर सुरक्षा कवच बन रही है। ऐसा सोचते ही वो अपने दिल पर पत्थर रख दबे पांव प्रथम तल्ले पर दोनों बेटियों के पास पहुंच गई। अंदर से दरवाजे पर कुंडी चढ़ाने के साथ ही उसने गहरी सांस भरी, लेकिन उसकी आत्मा बिलखने लगी। अपने जिगर के टुकड़े को उठाकर लाने का मतलब था कि अजनबी की आंख खुलना, और फिर न जाने उसके मन में कितने ही सवाल उठते गिरते चले गए।
खून जमा देने वाली ठंड में भी सुरभि के माथे से पसीने की बूंदें लुढ़क कर गालों को छू गई। माँ को चिंतित देख दोनों बिटिया माँ से लिपटकर छोटे भाई को ऊपर लाने की जिद करने लगी। रसोई घर से पहाड़ी खुशबूदार मसाले की सब्जी की सुगंध ने दोनों की भूख बढ़ा दी थी, लेकिन माँ को ऐसी अवस्था में देख किस मुंह से वो भोजन की फरियाद कर सकती थी बेचारी। रात्रि के 11 बजने ही वाले थे कि अचानक जोर की आवाज ने तीनों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। भाभी जी कहाँ चली गई? आंख लग गई थी मेरी, जगाया क्यों नहीं? सुरभि के मुंह से इतना ही निकल पाया कि भूख लगी है तो खाना बना है, खा ले निकाल कर। पेट में अचानक दर्द हो जाने से वो खाना परोसने में असमर्थ है। ये सुनते ही हीरा सिंह की दहाड़ और तेज हो गई। नीचे आओ, मेरे पास पेट दर्द की दवा है, ठीक हो जाएगा। हीरा सिंह को समझते देर न लगी कि वो आंख लगने के कारण अपने हथियार का थैला ठीक से छुपा नहीं पाया और सुरभि उसकी सच्चाई जान गई है। अब तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि जल्दी से प्रथम तल्ला का दरवाज़ा खोले, नहीं तो उससे बुरा कोई न होगा। सुरभि को डर सताने लगा कि कहीं उसे रसोई घर में बने दादरे, जो पहाड़ों में जंगली जानवरों को डर से नीचे से ऊपर आने के लिए बनाए जाते हैं, आदमी के निकलने भर का उसमें छेद होता है, कहीं सीढ़ी लगाकर ऊपर न आ जाए। इसका पता यदि हीरा सिंह को चल गया तो बड़ा मुश्किल होगा। हीरा सिंह कामुकता में अंधा होता जा रहा था। दरवाज़ा न खोलने पर बार बार छोटे दीपक की बोटी बोटी कर देने की धमकी से सुरभि का कलेजा फटा जा रहा था, लेकिन न जाने कौन सी शक्ति उसे अपने जिगर के टुकड़े से भी विमुख किए जा रही थी। एक नन्ही सी जिंदगी के आगे तीन तीन जिंदगियों का पलड़ा शायद भारी पड़ रहा था। इसी बीच नन्हा दीपक अपनी करुण रुलाई से माँ का सीना छलनी किए जा रहा था। उसकी कारुणिक पुकार और भूख के एहसास से माँ की छाती से दूध बहने लगा। इधर हीरा सिंह की कामुकता उग्र रूप धारण कर चुकी थी। वो हर हाल में सुरभि के स्वर्ण से दमकते यौवन को छिन्न भिन्न करने के लिए आतुर था। दीपक को उठाकर फाड़ डालने की धमकी देने पर भी वो समझ चुका था कि वो तरुणी बेटे के बलिदान के लिए तत्पर हो चुकी है। बेरहम ने पूरी ताकत से बच्चे को पटक डाला। प्राणों से भी प्रिय अपने प्यारे भाई को पटकने की आवाज सुन दोनों बहनों की चीख से गहन रात्रि का अंधकार फट पड़ा। माचिस की तीली जलाकर वो रसोई घर का मुआयना करने लगा, कहीं कुछ सुराग हाथ लग जाए उस तरुणी तक पहुंचने के लिए। और वही हुआ जिसका माँ को डर था। रसोई में मौजूद डिब्बों को एक के ऊपर एक रखते हुए आखिर लकड़ी के बने दादरे तक वो पहुंचने में कामयाब हो ही गया और आरी से दादरे की लकड़ी को काटने लगा। इधर जोर से पटकने के कारण अब नन्हे राजकुमार की करुण पुकार शांत हो चली थी। शायद यही उसकी अंतिम करुणामय पुकार रही हो, सोचकर माँ विफल हुई जा रही थी। अब उसके सामने कठिन चुनौती थी। हीरा सिंह ने लकड़ी लगभग काट ही डाली थी, अब वो किसी भी क्षण ऊपर घुस सकता था। लालटेन की रोशनी को मध्यम कर अपने दोनों कलेजे के टुकड़ों को चारपाई के नीचे छुपा वो शेरनी दराती हाथ में लिए साड़ी के आंचल से कमर कसकर हीरा की गर्दन के ऊपर आने का इंतजार करने लगी। जिसने आज तक एक चींटी तक को भी नहीं मारा था, अचानक वो कैसे रणचंडी बन गई कि लालटेन की मध्यम रोशनी में दिखाई पड़ी मोटी गर्दन ऊपर आते ही छपाक से दराती से अलग कर डाली। उसके धड़ के नीचे गिरने से जोर के धमाके की आवाज से पूरा घर भूकंप के झटके की तरह हिल उठा। गर्म खून के छींटे उसके सुंदर चेहरे को भिगाकर कभी न मिटने वाली असह्य पीड़ा बनकर उभर गए थे। पागलों की तरह दौड़ती हुई दरवाजा खोल अपने कुलदीपक को सीने से लगाने नीचे उतरी। अंधकार मिट चुका था और पूरब दिशा में लालिमा फैल चुकी थी। शायद उस पतिव्रता के धर्म की रक्षा करने स्वयं सूर्यदेव पधारे थे। तभी तो अपने ही मुंह के झाग में ढके हुए अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाते ही उसकी सांसें चलने लगी। दोनों बहनें माँ से लिपटकर खुशी के मारे लगातार रोई जा रही थी। नन्हे शिशु को सीने से लगाकर दोनों का माथा चूमते हुए वो शेरनी बॉर्डर पर दुश्मनों का सफाया करते हुए कुंवर सिंह से जान पड़ती थी। मित्रों, ये कहानी हमें सीख देती है कि जब हमारे सामने ऐसी चुनौतियां हों जहां तीन तीन जिंदगियों की रक्षा करनी हो, तब यदि एक जान का बलिदान भी करना पड़े तो उसके लिए स्वयं को तैयार करना ही उचित है, जैसा कि कहानी की नायिका सुरभि ने किया। विषम परिस्थितियों में स्वयं को संयत कर धैर्य और आत्मबल से हम अपने से बलवान दुश्मन को भी पराजित कर सकते हैं। जैसा कि कहानी की नायिका सुरभि ने हीरा सिंह जैसे खूंखार डाकू को पराजित कर स्वयं के साथ साथ अपनी दोनों बेटियों की रक्षा की। तो मित्रों, कहानी आपको कैसे लगी
अपने कमेंट्स ज़रूर से लिखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।